तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 का चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है मुगल साम्राज्य। इसके पहले चैप्टर 3 तक ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आपको क्या करना है, पहले बुक से इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद ही आपको अपने नोट्स बनाने हैं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं अम्बेर। अम्बेर एक वर्ड आया था, इसका मतलब है वर्तमान का जयपुर। फिर मुगल। मुगल दो शासक वंश के वंशज थे। माता की ओर से मुगल शासक चंगेज खां के वंशज, पिता की ओर से तुर्की शासक तैमूर, जिनकी मृत्यु 1404 में हुई, उनके वंशज थे। तैमूर के वंशज होने पर गर्व करते थे, क्योंकि 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया। तैमूर ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था, इसलिए गर्व करते थे। और मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज खां बहुत क्रूर शासक था। फिर यहाँ देखते हैं अकबर के पूर्वज। सबसे पहले आए मोहम्मद मिर्जा, फिर इनके बेटे हुए अबू सैद, इनके बेटे हुए सुल्तान उमर शेख, इनके बेटे हुए बाबर, इनके बेटे हुए हुमायूं, इनके बेटे अकबर, अकबर के बेटे जहांगीर, जिनका सलीम भी नाम था, इनके बेटे शाहजहां और इनके बेटे औरंगजेब। फिर देखते हैं मुगल साम्राज्य की नींव। बाबर प्रथम मुगल शासक बाबर जो प्रथम मुगल शासक थे, जो 1526 से 1530 तक रहे। बाबर ने पानीपत के युद्ध, यानी कब हुआ था पानीपत का युद्ध, 1526 में, युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर नींव डाली। बाबर ने पानीपत के युद्ध को जीतकर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। फिर देखते हैं बारूद की तकनीक। 14वीं सदी में लाई गई। प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा, दक्कन में हुआ। 16वीं सदी में बाबर द्वारा प्रयोग की गई। पानीपत युद्ध में पहली बार तोप गोलाबारी का प्रयोग किया गया। फिर है शहदायाद। ये एक वर्ड है। ये क्या, एक तैमूरी परंपरा है, जिसका अर्थ है उत्तराधिकार परंपरा। उत्तराधिकार परंपरा क्या है? उत्तराधिकारियों के बीच में पिता की संपत्ति को समान रूप से विभाजन करना, वही उत्तराधिकारी परंपरा है। फिर देखते हैं मुगल सैन्य अभियान, जिसके संस्थापक थे बाबर। बाबर 12 साल की उम्र में 12 साल के ये थे तब 1494 में फरगना राज्य का सम्राट बना। कौन? बाबर। फरगना राज्य उजबेगों के आक्रमण के कारण गद्दी छोड़नी पड़ी। जो फरगना राज्य था, उसको उजबेगों ने उस पर आक्रमण कर दिया, जिसकी वजह से बाबर को वो गद्दी छोड़नी पड़ी। उसके बाद 1504 में काबुल पर कब्जा किया। फिर 1526 में दिल्ली पर कब्जा किया और आगरा पर कब्जा किया। इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने आगरा पर कब्जा किया और दिल्ली पर कब्जा किया। फिर 1527 में खानवा का युद्ध किया, राणा सांगा को हराया। 1528 में चंदेरी में युद्ध किया, राजपूतों को हराया। 1529 में घाघरा का युद्ध किया और 1530 में इनकी मृत्यु हो गई थी। बाबर के बाद आते हैं हुमायूं, जो 1530 से 1540 तक रहे। उसके बाद ये ईरान भाग गया और 15 सालों बाद वापस आया था। 1555 से 1556 तक रहा। शेर शाह ने हुमायूं को 2 बार हराया, पहली बार 1539 में चौसे के युद्ध में और दूसरी बार कन्नौज के युद्ध में। शेर शाह से डरकर हुमायूं ईरान भाग गया और सफाविद से मदद ली और वहाँ पर 15 सालों तक रहा। फिर 1555 में पुनः दिल्ली पर कब्जा किया और 1556 में सीढ़ियों से गिर के हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। हुमायूं के बाद आते हैं अकबर, जो 1556 से 1605 तक रहा। तब इसकी उम्र 13 वर्ष थी और उसी उम्र में ये सम्राट बना, यानी 13 वर्ष की आयु में सम्राट बना। 1556 से 1570 के बाद अकबर अपने संरक्षक बैरम खान से स्वतंत्र हो गया। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण किया। 1569 में रणथंभौर पर कब्जा किया। अकबर ने राज्य मालवा, गोंडवाना और सौतेले भाई मिर्जा हकीम उजबेगो विद्रोह को दबाने के लिए, यानी इन सबके विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। फिर 1570 से 1585 गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान चलाए। 1585 से 1605 अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। कहाँ से? उत्तर पश्चिम अभियान से, और सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया, काबुल को अपने साम्राज्य में मिलाया। सिसोदिया राजपूत यानी मेवाड़ राजपूत यानी महाराणा प्रताप आदि, ये सब सिसोदिया राजपूत थे। अकबर की नीतियाँ प्रशासन के अभिलक्षण का वर्णन। आईने अकबरी, ये इंपॉर्टेंट है। आईने अकबरी एक किताब है जिसको अबुल फजल ने लिखी, जिसमें अकबर के प्रशासन के अभिलक्षण का वर्णन है। अकबर के बाद इनके बेटे आते हैं जहांगीर, जो 1605 से 1627 तक था। जहांगीर, जिसका नाम सलीम भी था, इसकी पत्नी नूरजहां और माँ कछवाहा राजकुमारी जोधा थी। अकबर के सैन्य अभियान को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह यानी महाराणा प्रताप के पुत्र ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, यानी जहांगीर की अधीनता स्वीकार की थी। सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ सैनिक अभियान चलाए, जो असफल रहे। फिर इसके बाद 1611 में नूरजहां से विवाह किया और नूरजहां के लिए चांदी के सिक्के भी चलवाए। इसके बाद शाहजहां आते हैं, जिन्हें खुर्रम भी कहते हैं। ये 1627 से 1658 तक रहे। दक्कन में शाहजहां के अभियान। शाहजहां ने दक्कन में अपने अभियान चलाए। 1657 से 1658 शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के लिए झगड़ा शुरू हो गया और इस झगड़े में औरंगजेब की विजय हुई और औरंगजेब ने अपने बाकी तीनों भाइयों की हत्या कर दी। औरंगजेब ने शाहजहां को, यानी अपने पिता को, उम्र भर कैद की सजा दी आगरा में। 1632 में अहमदनगर को मुगल राज्य में मिलाया। उसके बाद आते हैं औरंगजेब, जो 1658 से लेकर 1707 तक रहे। इसने शिवाजी को बंदी बनाया और उनका अपमान किया। औरंगजेब का पुत्र अकबर द्वितीय औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध किया, यानी अपने पिता के विरुद्ध युद्ध किया।
अकबर द्वितीय को मराठों और दक्कन सल्तनत का सहयोग मिला। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। उसके बाद देखते हैं मनसब। मनसब क्या है? एक सरकारी हैसियत यानी पद है जिसमें वेतन मिलता है, पद मिलता है और सैन्य उत्तरदायित्व मिलता है। वेतन और पद का निर्धारण जात यानी घुड़सवार, जात का अर्थ होता है घुड़सवार, की संख्या पर निर्भर था। यानी जात की संख्या ज़्यादा होगी तो वेतन भी ज़्यादा मिलेगा। फिर देखते हैं जब्त। जब्त क्या है? जब्त भूमि मनसबदारों की होती थी। ये इक़्तिदारों के समान अपने जागीरों पर नहीं रहते थे, ना ही उन पर प्रशासन करते थे। ये आपको याद रखना है कि मनसबदारों और इक़्तिदारों में क्या अंतर है। तो ये अपने भूमियों पर प्रशासन करते थे और इक़्तिदार नहीं करते थे। जब्त राजस्व एकत्रित करने वाली एक भूमि है। फिर यहाँ देखते हैं मनसबदार और जागीरदार। देखिए ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, मनसबदार और जागीरदार। मुगल सामाजिक समूह के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करने लगा। प्रारंभ में तुर्की सरदार का समूह था। कुछ वर्षों बाद बाकी समूह हिंदू, भारतीय, मुस्लिम, मराठा, अफगानों, राजपूतों और अन्य को सम्मिलित किया। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। जागीर जो इक्ता के समान होता था। इक्ता मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया, इन्हें जागीरदार भी कहते थे। फिर देखते हैं साम्राज्य। साम्राज्य क्या? प्रांतों को सूबों में बांटा, सूबों को मंडल में। सूबों के प्रशासक जो होते हैं उन्हें सूबेदार कहते थे। शासकों के लिए राजनैतिक व सैनिक दोनों प्रकार के कार्य करते थे ये सूबेदार शासकों के लिए राजनीतिक व सैनिक दोनों प्रकार के कार्य करते थे और सूबों पर प्रशासन करते थे। फिर है जब्त और जमींदार। यह व्यवस्था टोडरमल की थी। टोडरमल जो अकबर का राजस्व मंत्री था। भूमि से राजस्व कैसे एकत्रित करें, इसके लिए टोडरमल ने व्यवस्था में परिवर्तन किए। जैसे कृषि उपज और पैदावार पर सर्वेक्षण किया, कीमतों और कृषि का सर्वेक्षण किया, नगद कर का नियम लगाया, सूबे को मंडलों में बांटा, अलग अलग फसलों पर अलग अलग राजस्व कर लगाया और 10 साला पद्धति, इसे 10 साला पद्धति इसने लगाया। जैसे 10 साल का सर्वेक्षण किया 1570 से 1580। इस पूरी प्रणाली को जब्ती प्रथा यानी जब्ती प्रणाली कहते हैं। फिर देखते हैं अधिकार वर्ग। दीवान किसे कहते हैं? वित्तीय अधिकारी को। बख्शी सैनिक वेतनाधिकारी को। सदर धार्मिक मंत्री को कहते थे। फौजदार सेना नायक को तथा कोतवाल पुलिस को। फिर देखते हैं अकबरनामा। अकबर ने अबुल फजल को उसके शासनकाल का इतिहास लिखने को कहा, जिसका शीर्षक था अकबरनामा। अबुल फजल ने अकबर के इतिहास को 3 जिल्दों में लिखा। इसे कहते हैं जिल्दों में लिखा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान था। दूसरी जिल्द में अकबर के शासनकाल की घटना। तीसरी जिल्द में तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट जिल्द जिसमें आईने अकबरी, जिसमें अकबर का प्रशासन, घराना, सेना, राजस्व का वर्णन था। फिर देखते हैं अकबर की धार्मिक नीतियाँ। अकबर की धार्मिक नीतियाँ क्या थी? 1570 में अकबर ने बनवाया इबादत खाना, यानी अकबर ने इबादत खाना बनवाया। इसमें उलेमा, ब्राह्मण वर्ग, पादरी धार्मिक चर्चा करते थे, यानी ये सब एक साथ बैठ के इस इबादत खाने में चर्चा करते थे। अकबर का कहना था जब तक मतान्धता है तब तक धार्मिक कट्टरता होगी और प्रजा का विभाजन होगा। मतान्धता क्या है? अपने ही मत यानी अपने ही धर्म के पीछे अंधे लोग, उन्हें मतान्धता कहते हैं। इसलिए अकबर ने सुलह ए कुल यानी सर्वत्र शांति की नीति लाई। ये इंपॉर्टेंट है। सुलह ए कुल की नीति किसने लाई? अकबर ने। ये क्या है? इसमें शांति, न्याय और सहिष्णुता शामिल थी। फिर देखते हैं मजहर। मजहर क्या है? अकबर का एक आदेश था कि अकबर द्वारा यानी 1575 में जनता के लिए राजनीतिक फैसलों में धार्मिक लोगों की दखल ना हो। इसे मजहर एक वर्ड है, आप याद रखिएगा इसको। फिर देखते हैं मकतब खाना। मकतब खाना कई सांस्कृतिक ग्रंथों के फारसी में अनुवाद, इसको मकतब खाना यानी अनुवाद ब्यूरो। ये कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में था। फिर ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। महाभारत का फारसी अनुवाद रजमन नामा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर थोड़ा लंबा था और अभी ख़त्म हो गया, तो मैं आपको पूरा नोट्स दिखा देती हूँ। ये नोट्स है। आपको क्या करना है फ्रेंड? वीडियो को पॉज कर लेना, उसके बाद आपको अपने नोट्स बना लेने हैं। फ्रेंड नोट्स बनाने से पहले आपको एक बार एनसीईआरटी बुक से इस चैप्टर को पढ़ लेना है, क्योंकि एक बार चैप्टर पढ़ने के बाद ही आपको ये सारे पॉइंट समझ में आएंगे। इसके बाद आप इस तरह से अपने नोट्स बना सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और नोट्स अच्छे लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको नोट्स से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो लंबा हो गया था तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया है, आप लोग इसे देख सकते हैं।